महिला अगर रोवत बा तो 10 ठे मेहरारू जइया, अरे हमार दीदी बहनी कैसे रोवत है हो, जाके उनके शांत करावे। और देखी है ज्यों आंसू गिरत है दीदी बहनी के, त्यों हर 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 10 जने के आंसू गिरे शुरू हो जाए। तो महिलाओं में ऐसा क्यों होता है? काहे कि महिलाओं की जो एक लेक्राइमल ग्रंथि होती है उनमें बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। ज्यों देखिए आंसू गिरत तो तुरंत हरहरा के आंसू गिर जाई। काहे कि लेक्राइमल ग्रंथि ही का करत है, आंसू उत्पन्न करत है, आंसू गिरावत है। लेक्राइमल ग्रंथि यही जो होती है वो लेक्राइमल ग्रंथि होती है। अब का होई कि जब एक मेहरारू का कंधा दूसरे मेहरारू के कंधा पे जाई तब तक हरहरा के गंगा जमुना का बाहर शुरू हो जाइए। हाथ तो तब हो जाले जब ससुर 10 मेहरारू का करत है सीरियल देखत है एक साथ में सीरियल देखत है। कौनो ऐसा सीन आई कि रोवे वाली तब तक मैया कुल रोवे। साथियों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड के बारे में, यानी कि ग्रंथि के बारे में हम लोग समझेंगे। आज ग्रंथि के बारे में समझते हैं। ग्रंथि जो है कुछ नहीं होती है, या क्या होती है, छोटी छोटी थैलियां होती हैं। छोटी छोटी क्या होती हैं? थैलियां होती हैं, जिसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं अथवा क्या है उसमें हार्मोन्स भरे होते हैं। एंजाइम अथवा हार्मोन्स भरे होते हैं जो क्या करते हैं, उत्तेजना देने का काम करते हैं। उत्तेजक पदार्थ होते हैं। एंजाइम्स अथवा हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, उत्तेजना देते हैं। अगर आप लोग ग्लैंड की बात करते हैं, ग्रंथि की बात करते हैं, तो बेसिकली जो ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। ग्रंथि आपके यहाँ कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की जो है ग्रंथि होती है। पहला होता है कौन सा? बहिस्रावी ग्रंथि। पहली कौन सी ग्रंथि होती है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। दूसरा जो होता है वो होता है अंतःस्रावी, और तीसरा जो होता है वो होती है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, तो यह एक ऐसी पुटिका होती है। पुटिका का मतलब यह एक ऐसी थैली होती है जिसमें क्या होता है कि एंजाइम भरा होता है। जिसमें कौन चीज भरे होते हैं? जिसमें बेसिकली एंजाइम भरे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जिसमें केवल और केवल क्या भरे हों, एंजाइम भरे होते हैं। जिसमें क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। इन पुटिकाओं में ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं, छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से, छोटी पतली पतली नलिकाओं के माध्यम से अपने उचित स्थान तक पहुंचते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि बहिस्रावी ग्रंथियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्लड में ये नहीं मिलाया जाता। बहिस्रावी ग्रंथियां किसमें नहीं मिल सकती हैं? तो ब्लड में। अगर जो बहिस्रावी ग्रंथियां से एंजाइम जो होते हैं अगर ये कहाँ मिल जाते हैं, अगर ये मिल जाते हैं ब्लड में, तो तुरंत ये निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम मिल जाते हैं, किसमें? ब्लड में मिल जाते हैं, तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि एक ऐसी पुटिका होती है, एक ऐसी थैली होती है जिसमें कौन चीज भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। जिसमें क्या भरे होते हैं? हार्मोन्स भरे होते हैं। अब आप जानते हैं कि जो भी हार्मोन्स होते हैं इनके लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? इनके लिए जो है नलिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नलिकाओं की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये जो है ब्लड इसके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि ब्लड में मिलता है और तुरंत बॉडी में जिस स्थान पर जरूरत होती है उस स्थान पर अपना काम क्या करता है, जाकर कर देता है। तो समझ में आ रही बात? यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होती हैं उसमें एंजाइम भरा होता है। अब इसके लिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है या नलिकाओं के माध्यम से जाता है। जबकि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उसमें हार्मोन्स होते हैं जिसके लिए नलिकाओं की जरूरत नहीं पड़ती या डायरेक्ट ब्लड में मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। जबकि अगर हम लोग मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो मिश्रित ग्रंथि जो होती है इसमें मिश्रित का नाम हो गया मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया कि जिसमें ऐसी पुटिकाएं जिसमें क्या हो, एंजाइम अथवा हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। इसके लिए जो ये क्या होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं, उसके लिए नलिकाओं की जरूरत पड़ती है, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे भैया? हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियों में जो है जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उसमें केवल और केवल क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं लार ग्रंथि, किसकी बात करते हैं? लार ग्रंथि की। आप लोग जानते हैं कि जो लार होती है उसका निर्माण मुख में होता है, और मुख में जो होती हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है जिसे कहते हैं अधोहनु। पहला क्या होता है? अधोहनु होता है। अधोहनु कहने का मतलब क्या है? हनु से याद रखिएगा हनुमान जी। हनुमान जी का कहाँ फूला हुआ था? ये क्या हो उठवा एकदम फूला रहा है, फूला हुआ था। तो हनु जो होता है इसके नीचे अगर इसको ऊपर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 बिंदी बिंदी संरचना है। वही जो ग्रंथि होती है छोटी छोटी जो है गांठ होती है, इधर भी एक इधर होगी एक इधर होगी, वही क्या होते हैं? अधोहनु होती है। वही क्या होती है? अधोहनु होती है, जिसमें से क्या निकलते रहता है? लार निकलते रहता है। क्या निकलते रहता है? लार निकलते रहता है। तो लार ग्रंथियां बेसिकली जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया अधोहनु। अधोहनु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अधोहनु की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होती है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा का मतलब अगर आप शीशे में क्या करेंगे अपनी जीभ उठाकर देखेंगे तो जिह्वा के बीचों बीच में ऐसे पाईनुमा संरचना होगी। अब इसके बगलिया में यहाँ बिंदी यहाँ बिंदी होगी, ऐसे गांठ होगी, जिसे क्या कहते हैं? अधोजिह्वा। यानी कि जीभ के नीचे जो ग्रंथि होती है उसी को कहते हैं अधोजिह्वा। क्या कहते हैं? अधोजिह्वा। यह भी क्या करती है कि लार उत्पन्न करती है, लार बनाती है। क्या बनाती है? लार बनाती है। इसकी भी संख्या 2 होती है। तीसरा अगर आप बात करें तो तीसरा कहते हैं कर्णमूल। तीसरा ग्रंथि कौन सी होती है? तीसरी होती है कर्णमूल। कर्णमूल जो होती है वह कान के क्या होती है? एकदम जस्ट नीचे होती है। कान के नीचे होती है आपकी कौन सी ग्रंथि? कर्णमूल ग्रंथि। अब इसी ग्रंथि में क्या होता है? कर्णमूल ग्रंथि में ही जीवाणुओं का अगर संक्रमण हो जाता है तो मोम्स नामक रोग हो जाता है, जिसे गांव देहात की भाषा में लोग कहते हैं कि इनके का गलसुआ माई हो गया। मतलब एक तरफ पे गलवा का हो गया है, एक तरफ पे गलवा सूज गया है, एक तरफ पे गलवा का हो गया है, सूज गया है। तो वही होता है कर्णमूल। ये सब क्या करती है? उत्पन्न करती है लार, यानी कि लार निकालती है। दिन भर में करीबन 1.5 लीटर जो है 1.5 लीटर लार निकालती है। 1.5 से 2 लीटर जो है लार दिन भर में निकालती रहती है हमेशा जो है क्या, जिससे मुंह गीला रहता है। और लार क्या करता है? भोजन को जब आप चबाते हैं तो उसको सानने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आप आटा सानते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, जिससे आटा क्या होता है? गुथाता है, अच्छे से मुलायम होता है। उसी प्रकार जब आप मुख में डालकर भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं, पूछते हैं, तो उस समय यही लार ग्रंथियां से लार निकलती हैं। यही 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जोड़ी में पूछता है तो 3 है, संख्या में पूछेगा तो कितनी है? 6 ठो जो होती है लार ग्रंथियां। यही क्या करती हैं? दिन भर में 1.5 से 2 लीटर लार निकालती हैं। जब जब आप खाते हैं तब क्या करती हैं कि मुख को क्या करती हैं? भोजन को सानने में मदद करती है, जिसमें 4 प्रकार के जो है एंजाइम निकलते हैं। पहला होता है टाइलिन, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। पाचन डाइजेशन सिस्टम जब हम बताए थे आपको तो उसी में आप बताए थे। पहला जो होता है क्या होता है? तो पहला जो होता है वो टाइलिन होता है। दूसरा जो होता है लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? बाहर से जितना कीड़ा मकोड़ा खाए, मतलब कीट वगैरह खाए हैं, जीवाणु विषाणु खाए हैं, तो क्या करता है? उसको मार डालता है। तीसरा क्या होता है? म्यूकस होता है। तीसरा क्या होता है? म्यूकस, जो क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को क्या करता है? चिपचिपा लसलसा बना देता है, जिससे सरकने में यानी कि निगलने में हमको क्या मिलती है? आसानी से निगल लेते हैं। और चौथा जो होता है जिसे कहते हैं डाइस्टेज। अगर आप क्या करते हैं? डाइस्टेज जो है चोकर वगैरह खाते हैं, ये जो है जानवरों में ज्यादा पाया जाता है। डाइस्टेज जो है चोकर वगैरह खाते हैं जानवर, तो उनमें ज्यादा पाया जाता है, उसका पाचन कर देता है। ठीक है ना? तो लार ग्रंथियां कैसे समझेंगे? अगर देख लीजिए कभी आप क्या करिए, तीता अच्छे से खा लीजिए। तीता अगर खाएंगे देखेंगे जो कर्णमूल ग्रंथियां ये एकदम कनवा लिए से एकदम कागज सुलगे लगत है, एकदम सुलगे लगत है। या फिर इमली खाइए, देखिए एकदम कोट हो जाता है, एकदम कनवा बनबना आ जाता है। तो वही क्या है? कर्णमूल ग्रंथियां प्रभावित होने लगती है। ठीक है ना? वो हमेशा क्या करती है? कनवा की काहे की ग्रंथि, यही कर्णमूल ग्रंथि जो है इसे कहते हैं पैरोटिड। अब यही ग्रंथियां क्या है कि इसी ग्रंथियां में जो सांप होते हैं उनमें जहर पाया जाता है। उनमें क्या होता है? जहर होता है।
तो बात समझ में आई। अब यही जो ग्रंथियां हमने बताया कर्णमूल, ये भी अधोहनु से भी लार निकलती है, अधोजिह्वा से भी, कर्णमूल से भी लार निकलती है। अब यह नलिकाओं के माध्यम से जाकर मुख में खुलती है। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होती है, खाने को सान देती है। खाने को क्या करती है, सानने का काम यही करती है। बात समझ में आ रही है। तो लार ग्रंथियां समझ में आई। लार ग्रंथियां भी क्या होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां भी कैसी ग्रंथियां होती है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है। आगे हम बात करते हैं जठर ग्रंथियों की। जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो आपके अमाशय में होती हैं। कहाँ पर होती हैं, तो वो आपके अमाशय में होती हैं। जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, अमाशय में होती हैं। जठर ग्रंथियां, जितनी भी जठर ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो वो अमाशय में होती है। आप जानते हैं कि जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ पर होती है, अमाशय में। अगर ये अमाशय है आपका, तो अमाशय में जो पतली पतली छोटी छोटी बिंदी 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 करीबन 1.5 करोड़, कितनी, 1.5 करोड़ जो है संरचना होती है, इसी को कहते हैं जठर ग्रंथियां। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जठर ग्रंथियां। करीबन 1.5 करोड़ की संख्या में जो है जठर ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से निकलता है, क्या निकलता है, जिसमें से जठर रस निकलता है। जिसमें से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस किसके माध्यम से निकलता है, तो नलिकाओं के माध्यम से निकलता है। अब नलिका के माध्यम से निकल रहा है जठर रस, तो क्या होगा, एंजाइम होगा। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और दूसरा होता है एंजाइम। दूसरा कौन सा होता है, एंजाइम होता है। दूसरा कौन सा होता है, एंजाइम होता है। तो जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में जो है एक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, तथा बाहर से जितने भी कठोर पदार्थ हम खाए हैं, मान लीजिए हड्डी वगैरह खा लिए हैं, कांटा वगैरह खा लिए मछली का, और ऐसा ना, तब वो क्या करते हैं, उसको गला देता है। कठोर चीजों को क्या करता है, गला देता है। और जो एंजाइम होता है, एंजाइम में बेसिकली जो है पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन जो है एंजाइम निकलते हैं। पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। तो जठर ग्रंथियां समझ में आ रही है। जठर ग्रंथियां की संख्या कितनी होती है, तो जठर ग्रंथियां का संख्या होता भैया 1.5 करोड़, करीबन कितना करोड़, 1.5 करोड़ होता। जठर ग्रंथियां से क्या निकलत है, तो जठर ग्रंथियां से जठर रस निकलत है। जठर ग्रंथियां से कौन चीज निकलत है, जठर ग्रंथियां से जठर रस निकलत है। जठर रस में जो है कितने पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार, एक हो गया एसियल, दूसरा हो गया क्या आपका एंजाइम। दूसरा क्या हो गया, एंजाइम हो गया। दूसरा कौन चीज हो गया, एंजाइम हो गया। अब यहीं पर अगर बात करेंगे आगे, तो अमाशय के जो है 3 भाग होते हैं, कौन कौन, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडी। तो जो पाइलोरिक वाला भाग होता है, इसमें जो है ऐसी कांटेनुमा संरचना होती है, ये भी एक ग्रंथि होती है, कांटेनुमा संरचना होती है, जिसे कहते हैं रुजी। जिसे क्या कहते हैं, रुजी कहते हैं। जब क्या होता है, आपका पेट खाली होता है, मतलब खाना खा लिए, खाना खाने के बाद धीरे धीरे वो पच गया। अब पचने के बाद जब ये अमाशय एकदम पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा, तो इधर भी ऐसी कांटेनुमा संरचना है, इधर भी। जब दोनों आपस में सटेगा, तो कटवा जो है वो चुभेगा कि नहीं एक दूसरे की दिवलिया में। जब चुभन होती है तभी उत्पन्न होती है, क्या लगती है, तभी भैया भूख लगल हो, क्या लग गई, भूख लग जाता है, तो बेटा हमार दर्द करत था, तो घर पे कहिए जो खा लेती थी रोटी वही जो खा ले आराम, ठीक है ना। तो इसी में क्या होता है, जो थकते होती है, ठीक है ना। तो जठर ग्रंथियां भी समझ में आई। जठर ग्रंथियां समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। जठर ग्रंथियां भी क्या होती हैं, तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां भी क्या होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां भी कौन सी ग्रंथियां होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। अगला हम देखते हैं, अगला है आपका मोबिलियन ग्रंथि। कौन सी है, मोबिलियन ग्रंथि। मोबिलियन ग्रंथि जो होता है, अगला कौन सा है, मोबिलियन ग्रंथि। मोबिलियन ग्रंथि किस प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए, मानना का है, जब छोटे थे आप, तो छोटे थे तो देखते थे सजिया का, सोते थे सुबैया, उठते उठते देखते थे अखिया दोनों एकदम का हो गई, चिपक गई है, वो छोड़ ही नहीं रही, खोल रहे हैं, खुली नहीं रही। अब उसको क्या करते थे, पानी लगा के क्या करते थे, उसको खोलते थे, तब जाके खुला। मतलब कि ये जो मोबिलियन ग्रंथि है, ये आंख में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, आंख में पाई जाती है। जो का उत्पन्न करती है, कीचड़ उत्पन्न करती भैया। आंख में से क्या निकालती है, कीचड़।
तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो आंख में से कीचड़ निकालने का काम करती है? तो आंख से कीचड़ निकालने का काम जो है कौन ग्रंथि करती है? तो मोविवियन ग्रंथि जो है करती है। आंख से कीचड़ निकालने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? तो मोविवियन ग्रंथि करती है। मोविवियन ग्लैंड जो होती है एकदम इस साइड होती है, इस साइड जो होती है मोविवियन ग्रंथि होती है। ये क्या करती है? कीचड़ निकालने का काम करती है। कौन चीज करती है? कीचड़ निकालने का काम करती है। अगला है आपका लेक्राइमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है इस साइड देखिए, अगर ए और ए यही जो होती है लेक्राइमल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? तो लेक्राइमल ग्रंथि होती है। आखिर लेक्राइमल ग्रंथि का करत है? लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है वो आंसू निकाले का काम करत है। क्या करत है? आंसू जे करे मेरे लेक्राइमल ग्रंथि बहुत ज्यादा भाई हुई, वो हर एक बतिये थोड़ी थोड़ी बात आई तो गंगा यमुना बहे शुरू हो जाए। थोड़े बात में क्या हुई? गंगा जमुना बहाए लगी। ठीक है ना? कौनो बात हो गई, झापड़ मरवा तो 1 घंटा तक गंगा बहाई, 1 घंटा तक आंसू गिरी। तो कौन आंसू कहाँ से गिरा था? लेक्राइमल ग्रंथि। भाई साहब महिलाओं में जो होता है लेक्राइमल ग्रंथि बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। बहुत ज्यादा सक्रिय होने का मतलब का अगर भैया कि वो जो देखा था एक मेहरारू रोवत है, 4 मेहरारू जियों के शांत करावे, अशांत करावे जात है तू हो लगत है आँखी में से भर 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 वो 4 उठ गया। वो एक दूसरे की आवाज को पोछा लगत है, एक दूसरे का करते आंसू पोछा लगत है। और दूसरी बात का है कि अगर कोनो मेहरारू ठीक ठाक है और दूसरे मेहरारू को जाके ओकर कंधा मुंह दे के का करे, मुंह दे के रोवे लगत, तब तक वो से आंसू गिरे, दोनों हर हर आंसू गिरे लगत, दोनों उनके का हुई आंसू गिरे लगत। इतना ज्यादा कौन सक्रिय होती है? लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि हद तो तब हो जाती है जब ससुराल क्या होता है कि ये लोग सीरियल देखे बैठे हैं, 8-10 मेहरारू सीरियल बैठ के देख रहे हैं। कौन ऐसा सीन आए जमने में एकदम रोवत है, मेहरारू रोवे लगे, तुरंत 10 रोवे लगते हैं, सब एकदम रोवे लगते हैं। आंसू भर 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 आंसू गिरत है। काहे आंसू गिरत है? काहे खरी भैया लेक्राइमल ग्रंथि में का है बहुत ज्यादा सक्रिय। वही देख लीजिए पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष के का अगर केहू बहुत ज्यादा दुख में पड़ल है तब वो सोचा था कैसे वो आंसू गिर जाए तो ससुरा गिरता है। काहे की लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है पुरुषों में उतना सक्रिय नहीं होती है। महिला रो के बचपने से का कर दी, सक्रिय कर दी। जब छोट गए तब ऐसे उनकी मारे तब ऐसे रोवत अभी तक सक्रिय हो गई लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। दूसरा होती है लेक्राइमल कैनाल। दूसरी कौन सी होती है? लेक्राइमल कैनाल। अब यही लेक्राइमल ग्रंथिया से एक तो नली निकलती है। अभी नलिया जाके कहाँ रुक जाती है? नकिया में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? तो नकिया में। यह लेक्राइमल जो ग्रंथिया है इसी से निकलकर एक तो नली नकिया में चल जाता है। अब जब महिलाएं रो रही तो देख रहे हैं अखिया से आंसू भर भर गिर तो है, नकियों क्यों बहाए लगत है। मतलब नकिया बहाना है वो है असुआ जो है लेक्राइमल कैनाल के माध्यम से नकिया मारी है उनसे। अब इसका उदाहरण छोटे बच्चों को जब देखिए रोते हैं तो अखिया से गिरते हैं, असुआ नकियों से कम गिरता है। वो कागज एकदम ढाई मर एकदम बना देते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, लेक्राइमल कैनाल जो होती है लेक्राइमल ग्रंथि से निकली हुई एक क्या होती है? नलिका होती है जो नाक में चली जाती है। रोते समय नाक से भी आंसू आने लगता है, मतलब नाक बहाए लगी। जब रोएंगे अच्छे से मतलब दिल से रोएंगे, दिल से का मतलब क्या हो गया? दिल से का मतलब ही गया कि मन से रोवत है, तब हमारा कई के रोवत है, तब हमारा कई के रोवत ज्यादा आंसू आई है तो आंसू आया था लेक्राइमल कैनाल के माध्यम से नकियों में से निकल लगा। कहाँ से निकलने लगा था? नकियों में से निकलने लगा था। अगली हम बात करते हैं, अगली होता है शिरोमणि ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? शिरोमणि ग्रंथि। अब जो शिरोमणि ग्रंथि होती है ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भैया? जो शिरोमणि ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो शिरोमणि ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है कान में। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अब कान में पावल जात है तो ई कान निकालत है। जो ये ग्रंथि है शिरोमणि ग्रंथि जो कान में पावल जात है वो कान निकाल रही है तो ये मोम बनाती है। कौन चीज बनाती है? मोम बनाती है। अब आप कहेंगे भैया मोम का कौन काम है? मोम का कौन काम है? जो
तो भैया ये जो मोम बनावट है तो बाहर से जितना भी कचरा वगैरह कान के माध्यम से अंदर जाते हैं वो मोम का करता है, उसको चिपका लेता है। क्या करता है? चिपका लेते हैं। कौन चीज करता है? चिपका लेते। जैसे देखिए अब कंघी लीजिए, बाल और झाड़ के क्या करिए, ऐसे करेंगे, जमीन पर करेंगे, देखेंगे कचरा उठा लेते हैं। मतलब क्या है, बलवान तेल लगा रहा है, वो क्या करते हैं, उठा लेते, कचरा उठा लेते। तो जितना भी मोम यहाँ पर बन गया कान में, तो जितना भी हवा के माध्यम से कर जाएंगे, कचरा जाएगा, उसको चिपका लेती है। जो क्या बना देती है, बाद में वही बन जाती है, आपकी भाषा में कहते हैं उसे खोट। अब खोट बन गई है तो समय समय पे खोट को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। नहीं तो कनवा खोट के माध्यम से भर जाई कि वो बोली ए बाबू यहाँ वा, सुनबन करिए बाबू अपन जैते हैं। बहनी बुलाया, बहनी यहाँ वा, बहनी सुनते है ना, जब गुमच के चिल्लाए के बोले पड़ी तब सुनिए बहनी। तो मतलब कनवा का हो गया, जाम हो गया था। अब वह कनवा जो जाम भयल है उनमें से ये खोटिया निकल जाए, बराबर सुनाए लगे, बराबर का हुई सुनाए लगे। देख लीजिए जानवरों में जो होता है, जानवर में भी ये पाई जाती है शिरोमणि ग्रंथि। जैसे जानवरन कनवा में खोट बन जाता है, क्या बन जाता है, खोट बन जाता है। तो अब कोनो गाय भैंस है, वो क्या कर रही, उसके कनवा में खोट बना है, तो कोनो कौआ हुआ आ जाए, चिड़िया उड़िया, अब वो क्या करी, ओकर ऊपर बैठी, अगर कनवा में से मोम निकाल के खाने लगेगा तो गैया भैंसिया जो होती है मन से एकदम सूझ जाती है। मन से क्या होती है, सूझ जाती है, वो निकाल के खा के साफ कर देता है। तो कौन सी ग्रंथि है, शिरोमणि ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है, मोम उत्पन्न करती है। जिससे क्या होता है कि बाहर से जो भी कचरा है वो अंदर जा नहीं पाता है, वो अंदर नहीं जा पाता है, इसके मुंह पर क्या होता है, चिपक जाता है। अगली जो होती है, अगली जो ग्रंथि होती है उसे कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन होती है, तो लीवर होती है। इसके बारे में जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना।